कितना स्टार्ट करो? यस, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम लोग एन फैक्टर देख रहे थे। अब एन फैक्टर निकालने का रीज़न क्या था? हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। एंड फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट मास इज मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो ये हम लोगों को ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए हम लोगों ने पहले एसिडिटी एंड बेसिसिटी ये देख लिया, ठीक है। अब एसिडिटी किसके लिए थी? बेसिस के लिए। एंड इट इज द नंबर ऑफ OH माइनस या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिएक्टेड, ठीक है। एंड दूसरा देखा हम लोगों ने बेसिसिटी। बेसिसिटी किसके लिए रहती है? एसिड्स के लिए, विच इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस। नोट्स देखो चाहिए तो, ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ था। इट इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस या फिर नंबर ऑफ OH माइनस क्या रिएक्टेड, एसिड के साथ कितने OH माइनस रिएक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले थर्ड पॉइंट विच इज सी फॉर चार्ज। यस, ठीक है। चार्ज हम लोग देखते हैं आयंस के कंडीशन में, समझ में आ रहा है? आयंस के टाइम पे तो चार्ज किसके ऊपर रहता है? आयंस के ऊपर। एग्जाम्पल Na प्लस Mg2 प्लस Fe3 प्लस टाइटेनियम 4 प्लस Cl माइनस O2 माइनस P3 माइनस एक्सेट्रा। चलो, अब वहाँ पे क्या उस लड़की को दिक्कत हो रही है? कुछ कपड़े पास कर रही है, फिर कुछ हो रहा है वैसे तुम्हारे पीछे वाली को क्या हो रहा है? ओके, अब तो देखो भाई, यहाँ पे तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर ही एन फैक्टर मानना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, उतनी बार ये रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देख भाई, Mg2 प्लस कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा? 2 ना, MgCl2 बनाएगा, समझ पा रहे हो? या फिर Fe3 प्लस कितने Cl के साथ रिएक्ट करेगा? 3 के साथ, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वो 3 बार रिएक्ट करेगा, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है? 3। एन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी मतलब कितने बार रिएक्ट करेगा वही रहता है ना, काइंड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे Na का चार्ज, मतलब Na का चार्ज कितना है? +1, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा? 1। Mg का 2, Fe का टाइटेनियम प्लस मत बोलो, मतलब एन फैक्टर सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। एन फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, वैलेंसी काइंड ऑफ, समझ में आया? उसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब Cl 1, ऑक्सीजन 2, फॉस्फोरस, समझ पा रहे हो कुछ? इनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछें +1 +2 +3 +4 +1 सॉरी -1 -2 -3, चार्ज में नंबर पहले लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस और माइनस पहले लिखा जाता है, समझ पा रहे हो ये? ठीक है, ओके। अब सॉल्ट्स बोलो, कुछ नहीं, डाउट नहीं ना? ओके, अब सॉल्ट, अगर सॉल्ट की बात की जाए ठीक है, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स क्यूब है, बिकॉज ये हमारे जो क्या बोलते हैं इनको आयंस है, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं। FeCl3 या फिर Fe2O3, वैसा वो ऑक्साइड हो गया, बट स्टिल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ पहले वो लिख ही देता हूँ मैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ इट्स कटायन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ अनायन, ठीक है। अच्छा, ऑफ ऐसा लिखा नहीं था ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ अनायन, ठीक है, कटायन प्लस अनायन, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसका मीनिंग, बड़े आगे देखो भाई,
अगर मैं पूछूं फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ, देखो जरा, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, नंबर 1 Al2 SO4 thrice, नंबर 2 कैल्शियम ऑक्साइड, नंबर 3 MgCl2, ठीक है। अब देखो भाई, पहली बात तो इसमें तुम लोग डायरेक्ट करोगे सॉल्विंग, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्विंग करोगे मतलब कैसे, तो अगर तुम लोगों को निकालना है Al2SO4 थ्राइस का, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 मतलब सल्फेट, उसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये समझ में आ रहा है, कटायन प्लस अनायन, कटायन कौन है, एल्यूमिनियम है, एंड अनायन कौन है, सल्फेट है, समझ में आया, पक्का, ओके। अब एल्यूमिनियम का मोलार मास, ये एग्जाम में दिया रहता है, बट अगर नहीं दिया होगा तो एल्यूमिनियम तो पता रहना चाहिए, पहले 20 का तो पता रहना चाहिए मिनिमम जनरली, ठीक है, 27, सल्फर का पता है किसी को, 32, एंड ऑक्सीजन का 16, बराबर, ओके। अब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 thrice is nothing but, क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट मास ऑफ Al3 प्लस Al नहीं, अच्छे से, कटायन क्या है, Al, समझ पा रहे हो, ओके। Al3 प्लस का n फैक्टर कितना आएगा, 3, इतना समझ में आ गया, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2 माइनस इसका n फैक्टर 2 फॉलोड, ओके। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास, मोलार मास अपॉन n फैक्टर, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ Al, 27, ओके। फॉर्मूला लिखूं कि डायरेक्ट लिखूंगा तो चलेगा, चलेगा ना, ओके। तो Al का कितना होता है 27, मोलार मास अपॉन n फैक्टर, ऊपर लिखा था इसके, ठीक है, n फैक्टर कितना है 3, ओके, प्लस व्हाट इज द मोलार मास ऑफ SO4, निकालना आराम से, 48, डायरेक्ट n फैक्टर बता रहे हो, इक्विवेलेंट मास बता रहे हो, लगता है क्या कर रहे हो, 48 कहाँ से निकाला, 64, 96, कितना आ रहा है 96, ठीक है, तो ये हो गया 96 अपॉन इट्स n फैक्टर 2, ए फॉलोड, 3 1 3 3 9 सा, 2 1 2 2 48 सा, 9 प्लस 48 50, ये समझे क्या, हाँ नहीं होता, वही यहाँ पे हम लोग वैलेंसी से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 की ज़रूरत नहीं है, 2 वो वैलेंसी की वजह से ही आता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये समझा कुछ, इसका फॉर्मूला समझ में आ रहा है, पक्का, श्योर, लिख दो। फिर कैल्शियम ऑक्साइड और MgCl2 का निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे मोलार मास लिख के दे रहा हूँ, कैल्शियम याद होगा शायद से 40, ऑक्सीजन तो अपना 16, Mg 24, क्लोरीन 35.5, जल्दी लिखना, तुमको पहले ही, ओके। अब ध्यान दो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड में तुम लोग लिखोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो मोलार मास अपॉन n फैक्टर, मोलार मास कितना है कैल्शियम का 40, कैल्शियम का चार्ज कितना रहता है 2, तो 40 अपॉन 2 मोलार मास अपॉन n फैक्टर, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलार मास अपॉन n फैक्टर, मोलार मास 16, n फैक्टर इसका ऑक्सीजन का 2, तो ये हो गया 20, ये हो गया 8, 20 प्लस 8 28, ठीक है। फिर बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में कैसे करोगे, 24
बाई 2 मोलार मास अपॉन एन फैक्टर मैग्नीशियम का, एंड 35.5 क्लोरीन अपॉन क्लोरीन का चार्ज 1, तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 35.5 47.5, ठीक है। इनका यूनिट रहता है ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। पर इक्विवेलेंट दीज मेनी ग्राम्स आर देयर, ठीक है। जैसे ग्राम पर मोल था मोलार मास, पर मोल दीज मेनी ग्राम्स आर देयर, वैसा पर इक्विवेलेंट दीज मेनी ग्राम्स पर इक्विवेलेंट दीज मेनी ग्राम्स आर देयर, ठीक है। एक क्वेश्चन करो रे। equivalent mass of a metal sulfate is 60. Find equivalent mass of its metal oxide, ठीक है। इसमें तुम लोगों को मेटल कौन सा है वो पता है क्या? नहीं, बट मेटल का पहले, मेटल किसके साथ पहले बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब सॉलिड बना रहे हैं? सल्फेट के साथ। सल्फेट के बारे में तो तुम लोगों को पता है। सल्फेट के बारे में तुम लोगों को क्या पता है? हाँ, SO4 रहता है। SO4, तो SO4 का मोलार मास कितना रहता है एंड उसका एन फैक्टर कितना रहता है? तो सल्फेट का इक्विवेलेंट मास कितना आया? 48। टोटल इक्विवेलेंट मास कितना है? तो मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना बचा? मैंने क्या पढ़ाया वो समझा? चलो कर लो फटाफट, पहले उतना निकालो मेटल का इक्विवेलेंट मास, समझा? तुमने पूछा ओके। अब देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट SO4 ना, कटैन प्लस एनायन। अब इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट पहले से देखे रखा है, कितना दिया है? 60। मेटल के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वी डोंट नो, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट। नाउ इन केस ऑफ सल्फेट मतलब SO4 का 96 मोलार मास है, चार्ज क्या रहता है? 2 रहता है, तो वो हो जाएगा 96/2 विच इज 48। तो टोटल 60 है, जिसमें सल्फेट 48 है, तो मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना बचा? 12। ये इतना सबको अभी समझ में आ रहा है पक्का? अब इसके बाद क्या निकालना है? अरे बताओ, इसके बाद अभी क्या निकालना है? हाँ, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल का इक्विवेलेंट मास मिला, कितना आया? और दूसरा अभी क्या चाहिए? ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? वेरी नाइस, 8 होता है। तुम लोगों के टाइम पास के लिए क्वेश्चन नहीं दिया था, ये ऑक्सीजन का एक क्वेश्चन दिया था ना भाई इधर पे, वो तुम लोगों को थोड़े बहुत पता रहे। ऑक्साइड ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड था, ऑक्सीजन 16 अपॉन ऑक्साइड का O2 माइनस रहता है, तो चार्ज 2, तो कितना हो गया ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास? 8। मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का टोटल आंसर आ गया। तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पक्का? ये अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लेता तो पूरा बाउंसर जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो वहाँ पर दे दी थी, ठीक है। गॉट इट? ओके, तो अभी वापस कैसे लिखोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। मेटल का 12 आ गया था, ऑक्साइड का खुद से वापस कैलकुलेट करके दिखाना वहाँ पे। एक बार चाहिए तो फॉर्मूला लिख देना, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, नहीं तो बाद में भूल ही जाओगे। डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं ना, फॉर्मूला याद रखने के लिए लिख देना चाहिए। तो ये सबको समझा? किसी को डाउट रहेगा तो मैं वापस मतलब लिख के आराम से दिखा सकता हूँ, पक्का? सर्दी हो गई है मुझे।
अब जो भी पढ़ाया जाएगा वो तुम लोग सब कुछ रट के लाओगे, ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। अभी का जो भी पार्ट पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके ऊपर डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग रट के आने वाले हो ये सब, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 15-20 चीज़ हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आती है, ठीक है। अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, बट ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ है जो काम आती है, इनऑर्गेनिक में पूछी जाती है, ठीक है। तो वह एक बार देख लेते हैं। मेरे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में तो इतना ही है वैसे देखा जाए तो। वैसा देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी पढ़ाने का पार्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो भी गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग और अंदर घुसने वाले हैं। हाँ, बाय द वे, सीईटी के सारे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में मुझे होमवर्क दे देना चाहिए था, मैं भूल गया था। बैलेंसिंग होने के बाद अभी सीईटी के तुम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कंप्लीट करके कब तक लाओगे? नेक्स्ट वीक? कौन सा वीक? मतलब अभी तो नेक्स्ट वीक क्यों? अभी तो शुरुआत है। इस वीक और एक लेक्चर है ना? हाँ, रोना है तुम लोगों को सालो। हाँ, क्या ऐसे दुख दर्द पीड़ा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अपना लेक्चर रहेगा ट्यूसडे, होपफुली ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक लाओगे कंप्लीट करके। हाँ, वो क्या करते होगे, मतलब 80-90 क्वेश्चन है मुश्किल से। कितने थे वो उसमें? देख, एक चौवाड़ दूंगा ना, पता नहीं साले सॉल्व किया है कि नहीं किया है। हाँ, कितने टोटल कितने थे? टोटल में से 40 एक तो मैंने दे दिए, तो अभी और 40-50 बाकी है। 40-50 ही सॉल्व करना है। सिर्फ रोना आता है भाई तुम लोगों को ऐसे। चलो अब फोर्थ, चार्ज ट्रांसफर्ड। अगेन हम लोग अभी के लिए सीख रहे हैं एन फैक्टर निकालना, ये मत भूलना, ठीक है। अब उसमें चार्ज ट्रांसफर कौन करता है बे? मतलब कौन से टाइप में होता है, किस में होता है? मेटल्स में या फिर आयन्स हो? क्या और अच्छे से कुछ तो लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था वो बताओ ना बे, क्यों अपना खुद का। रेडॉक्स रिएक्शन किस में होता है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है, एक कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। गधो, ऑयल रिग। क्या पढ़ाया था मैंने? कुछ तो रिवाइज करके आया करो भाई, ऐसे बेशर्मो जैसा आ जाते हो सुबह सुबह मुंह उठा के। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब लूज करेगा उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है ना? ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग रिडक्शन इज गेन ना। ये भी लिख के दिया था ताकि तुम लोगों को थोड़ा इजी हो जाए याद करने के लिए, बट हम लोग पढ़ेंगे तो ना। ओके, अब जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है इट एक्ट्स एज अ हाँ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिस चीज का रिडक्शन होता है इट एक्ट्स एज अ, समझ पा रहे हो पक्का? ओके, अब ध्यान दो बे। तो चार्ज ट्रांसफर रिडॉक्स रिएक्शन में होता है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ OA एंड RA। समझे ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट RA मत लिखो, OA रुको। तो पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं OA से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है। वापस एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताओ बे। वो सामने वाले का क्या करता है? एक चमाड़ दूंगा ना बे सालो, कुछ तो पढ़ो। ये सामने वाले, इसका काम है सामने वालों का ऑक्सीडेशन कराना। ये सामने वाले का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है ना। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी को वो काम करा के देगा। ओके, तो ऑक्सीडाइजेस अदर्स, दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करता है। लिख के दिया है रे, ऑक्सीडाइजेस अदर्स। समझ में आ रहा है? दूसरों का ऑक्सीडेशन करते करते इसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन, रिड्यूसेस इटसेल्फ। कुछ रिवीजन नहीं हो रही है। रिड्यूसेस इटसेल्फ, एंड इसका खुद का रिडक्शन होगा तो रिडक्शन इज गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है?
नाम में रिडक्शन है ना, वैसे रिड्यूस होना ऐसे। ओके, कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस या फिर डिक्रीजेस, समझा। ओके चलो, अब हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट दो ही रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने हैं, ठीक है। दो सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम लोगों को याद रखना है। सबसे पहला जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं KMnO4। KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट, बराबर। अब KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी हाँ +7 ना, लास्ट टाइम के होमवर्क में तो मतलब 7-8 बार दे दिया था। ओके, तो अब नाउ इन केस ऑफ KMnO4 इट्स कलर इज पिंकिश पर्पल, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग मीडियम में रिएक्ट करता है, 3 अलग अलग मीडियम में रिएक्ट करता है, ठीक है। 3 के बदले 4 भी पकड़ सकते हैं, एक्चुअली 2 ही है, ठीक है। बट एक जगह पे तुम लोगों को DNF ब्लॉक में मैं ही पढ़ाऊंगा मोस्टली, तो मैं पहले से एक जगह पे मतलब सेफर साइड लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। 3 मीडियम कौन से रहता है, मीडियम कौन से रहते हैं, हाँ वो फेज रहता है या फिर फिजिकल स्टेट बोलते हैं उसको, स्टेट, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, यस। ये पढ़ा, अबे ये लास्ट टाइम सिखाया था अबे बैलेंसिंग में, 2 मीडियम तो बताए थे, एसिडिक और बेसिक, जिसमें Mn की मैंने अच्छे से बताया भी था कि Mn एसिडिक में क्या करता है एंड बेसिक में क्या करता है। अभी वापस वो याद दिला रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इनका एसिडिक में क्या होता है और बेसिक में क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट तो है, उसके साथ कलर्स भी इंपॉर्टेंट है, भूल गए, चलो हम लोग पढ़ते कहाँ पे है। अब एसिडिक में Mn बनाता है Mn2+, क्या बनाता है Mn2+। Mn2+ का कलर हो जाता है कलरलेस, क्या होता है। अब मेरे पास मतलब व्हाइट कलर है बट वो लिखूंगा तो दिखेगा नहीं ना, इसलिए, ठीक है, उधर से। फिर बाद में बेसिक में, हाँ बेसिक एकदम बाद में देखते हैं, बेसिक बाद में देखते हैं, ये एक ही जगह पे यूज होगा, ठीक है। कहाँ पे यूज होगा वो बाद में नेक्स्ट ईयर ही पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल के साथ वीकली बेसिक, या फिर समझ लो उन्होंने बेसिक ही बोल दिया, ये जो मैं बताऊंगा ना वो एक ही जगह पे यूज होगा, ठीक है। तो वो अलग ही सिचुएशन है, मतलब ये बीच वाला, बट ज़्यादा करके मतलब हमेशा तुम लोग न्यूट्रल, वीकली बेसिक, ये वर्ड्स, या फिर सिर्फ बेसिक भी अगर आ गया तो ये थर्ड कंडीशन ही अप्लाई करोगे, विच इज, यार ये किसी को लास्ट टाइम पढ़ाया था, इट फॉर्म्स MnO2, क्या बनाता है वो, MnO2, हाँ अभी याद आ गया ना सर, यस मेरे को याद था। अब ये समझा, ओके। तो पहले ये सबसे अगेन ये इन दोनों को ऐसे स्टार मार्क करके रखना है, इनके ऊपर ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही बार, ठीक है, ऐसे काउंट भी नहीं कर सकते इतनी बार, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, चलो काउंट करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn ओवर हियर, +7, ओवर हियर +2। तो इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम व्हाट इज द एन फैक्टर, हाँ अरे बोलो, 5 दिख रहा है पक्का ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या फिर नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, +7 से +2 कितना हुआ, 5, समझ में आ रही है पक्का। नीचे वाला न्यूट्रल, वीकली बेसिक या बेसिक, एन फैक्टर, हाँ सॉरी, +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ कितना आ रहा है, +4, 1 ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, -4 तो मैंगनीज बनेगा +4, समझे। तो इन न्यूट्रल या वीकली बेसिक मीडियम व्हाट इज द एन फैक्टर, 3, +7 से +4 कितना, 3, ए समझ पा रहे हो पक्का, ओके। तो न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक में फॉलोड। अब ये बीच वाला एक ही जगह पे काम आएगा 12th में DNF ब्लॉक में, ठीक है।
जब बेसिक मीडियम में KMnO4 रिएक्ट करता है, रिएक्शन है एक्चुअली, लिटरली मतलब पूरा बहुत ही अलग है ये, तो ये बनाता है MnO4 2-। इसका भी कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कलर क्या है? अरे कौन सी इंक यूज की है भैया? क्या बोल रहे वो? क्या बोला? ब्लैक बोला क्या? अबे साले कलर ब्लाइंड ये यही लोग हैं जिनको लाल बस ग्रीन दिखती है एंड ग्रीन कलर ब्लैक दिखता है। ये ग्रीन है बेटा, दिख रहा है ऐसे पत्तों का कलर, तो पत्ते कौन से कलर का, बट उसको अगर जिंदगी भर ग्रीन वायलेट दिखा होगा तो वायलेट को बचपन से ग्रीन बोल रहा होगा ना भाई, वो भी एक दिक्कत है। तुम लोग कभी किसी कलर ब्लाइंड को मिले हो क्या? मतलब ऐसे मिले हो? नहीं? हाँ नहीं एक्चुअल में एक दोस्त क्या, एक्चुअल में एक स्टूडेंट था मेरा 2 या 3 साल पहले, वो मैं जब कभी रेड कलर यूज करता था ना वो ग्रीन बोलता था, तो 2-3 बार हुआ भाई, लेकिन तू येड़ा है क्या भाई? तब तक मुझे कलर ब्लाइंड पता नहीं था मतलब मिला नहीं था ना रे, मुझे लगता था ऐसे बाहर गाँव में ही होता रहेगा, ऐसे अब्रॉड में, इंडिया में सब नॉर्मल पैदा होते हैं, ऐसे चश्मा रहेगा मैक्सिमम, कलर ब्लाइंड थोड़ी ना रहेगा। तो बोला नहीं सर ये ग्रीन है, मैं नहीं ये रेड है, तो उसके बाजू वाला बोला अरे वो रेड है तुझे दिख रहा ग्रीन है, तो मैंने ये क्या है बे, तो वो बोला कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। देखो माय गॉड, तो उसने बोला हाँ मुझे BST की बसेस आज तक ग्रीन दिखी है, रेड कलर, उसको रेड कलर नहीं दिखता था मतलब वो बेचारे को, तो तुझे ये पक्का ग्रीन दिख रहा है? श्योर, मतलब अभी आ गया, अभी दिखने लग गया तुझे? हाँ ठीक है, आज मैं नहीं तो तुझे टेस्ट कराने लेके जाता। हाँ देखो मैं अब तो देखो इसका नाम रहता है पोटेशियम पर मैंगनेट, दिख रहा है पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। इसके आगे अगर पोटेशियम आ गया के, तो पोटेशियम मैंगनेट, ये देखो बे पर मैंगनेट MnO4 -1 K+1, तो MnO4 -1, MnO4 -2 को पहली बात क्या बोलते हैं? मैंगनेट। क्या बोलने का? मैंगनेट, ठीक है। मैंगनेट का कलर ग्रीन। मैंगनेट का मैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मैंगनीज ये MnO4-, तो तू गलत काउंट कर रहा है मतलब। अरे कौन सा पेरोक्साइड क्या हुआ? +6 कितना आ रहा है? +6। ये गधे तू गलत काउंट कर रहा है, बोल रहा भी हूँ ना मैं, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस देखो ना उसको। हाँ तो मैं बराबर ही हूँ, एक चमाड़ दूंगा ना भाई। ओके तो +6 है ये, कितना है ये? +6। ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को भी काउंट करने आता है, ठीक है, वो जरा एक बार ट्राई करना। ये +6 है, ठीक है। अब +7 से +6 n फैक्टर 1, कितना आ रहा है? 1। अगेन इसके आगे लिख देना नोट, या फिर जो भी तुम लोगों को बोलना हो। यूज्ड इन ओनली वन रिएक्शन, यूज्ड इन ओनली वन रिएक्शन इन D and F ब्लॉक। पूरे केमिस्ट्री में ये एक ही बार काम आएगा, D and F ब्लॉक के एक रिएक्शन में, खत्म। उसके बाद कभी यूज होने वाला है क्या? नहीं। बाकी हर जगह पे तुम लोग न्यूट्रल या वीकली बेसिक में n फैक्टर कितना लोगे? 3। कितना लोगे? 3। वापस एक बार मुझे कलर्स बताओ भाई। KMnO4 का कलर क्या रहता है? पिंकिश पर्पल, ठीक है। हाँ, उस तुम लोगों के पास कलर्स नहीं है, तुम लोगों को नीचे लिखना है ऐसा, ठीक है, मतलब पिंकिश, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। पर्पल, ठीक है। Mn2+ का कलर कलरलेस। MnO4 2- का मैंगनेट का कलर, मैंगनीज डाइऑक्साइड का कलर MnO4। कौन सा यूज किया है बे? हाँ कौन? अरे मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ब्लैक, क्या है वो? अच्छा ये वही था क्या बे अभी वापस? अरे यार रुक, एक गेम खेलते हैं। है ये कौन सा कलर है? ये कौन सा है? रुको, आज कलर टेस्ट हो ही जाए। रुको बे, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? अच्छा
और ये कौन सा है? रुको बे, ए तुम लोग बताओ, मत चीटिंग मत करने दो उसको, बाद में वो टेंशन में आ जाएगा। ये कौन सा है? नहीं मतलब तुझे कौन सा है दादा? ये बोल रहे क्या नीचे वाला? ये ऊपर वाला? ये वायलेट है। मुझे 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 नहीं दिखता कि क्या है, मतलब वायलेट है वो। प्रॉब्लम है ना? हाँ हाँ ओके, ब्लू ब्लू है ना बे, वो मतलब ब्लू ही दिख रहा है ना सबको। बैंगन कलर है थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा बैंगन कलर है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, बट वायलेट तो बिल्कुल नहीं है भाई, मतलब ऐसे वो तो। चलो लिखो लिखो। ओके, ये समझ पा रहे हो ना? अब आगे बढ़े। अब हाँ हाँ बाय द वे, अब इसे याद रखने के लिए तुम लोग याद रखोगे ऐसे एक गाड़ी का नंबर। हाँ, ऐसे बांग्लादेश की एक गाड़ी है जिसका नंबर है 153, ठीक है? हाँ, बैन 153, ठीक है? बेसिक मीडियम मैन फैक्टर, बेसिक मीडियम मैन फैक्टर 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक में 3, फॉलोड BAN 153, ठीक है? ओके, कलर्स तुम लोगों को याद रखने ही है। देखो भाई, ये मैंने टॉपिक आराम से पढ़ाया है बिकॉज थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर मतलब समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों को अगर दिखने में कम लग रहा होगा ना, इसमें बहुत सारा डेटा है। एन फैक्टर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, कलर्स आ गए, ठीक है? बहुत सारे और मीडियम्स भी आ गए ना भाई, तो वो सब है, तो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसके अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना। नेक्स्ट, अब इसके बाद बी, K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या रहता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर, अब उसने ऑरेंज बोला है तो मेरे को भी मतलब वो ऑरेंज के लिए लेने के लिए ठीक लग रहा है। ये ऑरेंज है ना, ये पक्का रेडिश ऑरेंज चाहिए अपने को, ठीक है? ये लेते हैं, मरने दो। चलो, अब रेडिश ऑरेंज ऐसा कुछ दिखता है, इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश ह्यू, मतलब रेड और ऑरेंज का मिक्सचर रहता है, ठीक है? तो ये ज़्यादा उसके क्लोज है एक्चुअल में, प्रैक्टिकली। तो K2Cr2O7 का कलर क्या रहता है? रेडिश ऑरेंज। समझ पा रहे हो? K2Cr2O7 रिएक्ट्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। पहली बात तो ये कौन से मीडियम में रिएक्ट करेगा? एसिडिक, ठीक है? किसी को याद है ये क्या बनाता है? ओके, इट फॉर्म्स Cr3+, लास्ट टाइम पढ़ाया था वे, हम लोगों ने किया था ये, ठीक है? तो K2Cr2O7 आफ्टर रिडक्शन इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये क्या बनाता है? Cr3+, ठीक है? ओके, चलो भाई जल्दी जल्दी मुझे बताओ। हाँ, इसका Cr3+ का कलर ओके। अब यहाँ पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7? +6, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आता है +6। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr3+? +3। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7? गलत गधो, कैसे होगा? 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक क्रोमियम के थ्रू, 2 क्रोमियम है तो 3 × 2, एन फैक्टर 6। अरे लास्ट टाइम 4 बार तो किया था भाई, ये याद है क्या ऐसा कुछ? अरे एक क्रोमियम का थोड़ी ना, एन फैक्टर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 ना पूरा ऐसे, तो एन फैक्टर पूरा रहता है ऐसे 6। आगे बढ़े। अब क्रोमियम कुछ ऐसी भी रिएक्शन दिखाता है, देखो भाई ये एसिडिक मीडियम में ऐसा है, बट K2Cr2O7 ये रिएक्शन नहीं है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो रिएक्शन नहीं है। इसे हम लोग जस्ट बेस के अंदर डाल दे, फॉर एग्जाम्पल KOH के अंदर डाल दिया बेस, ठीक है? तो ये बनाता है, ये रिएक्शन नहीं है, वापस बोल रहा हूं,
ये बनाता है K2CrO4। ये देख पा रहे हो, बहुत मतलब ऐसे वाइट के ऊपर अजीब दिख रहा होगा, सब दिख रहा है ना वो K2CrO4, जिसका कलर क्या रहता है, येलो, ठीक है। अब K2CrO4 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +6, वेरी नाइस। तो इधर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है +6, यहाँ पे भी +6, यहाँ पे भी +6। कुछ रिएक्शन हो रही है क्या, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, समझ पा रहे हो। सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कब नहीं रहती, जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, फॉलोड, ओके। एंड जस्ट मैंने इसको एसिड में डाल दिया, फॉर एग्जांपल H2SO4, ठीक है। तो अगर इसको मैंने सिर्फ एसिड में ऐड कर दिया तो ये वापस क्या बनता है, K2Cr2O7। समझ पा रहे हो, इधर देखो बे, मैंने K2Cr2O7 में कुछ बेस ऐड किया, येलो कलर मिलेगा, कुछ एसिड ऐड किया, वापस ऑरेंज कलर मिलेगा, रेडिश ऑरेंज कलर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। इसको याद रखने के लिए तुम लोगों को याद रखना है ABCD। क्या याद रखने का, ABCD। देखो मैं, A फॉर, जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो। A फॉर एसिड, एसिडिक मीडियम में क्या दिखता है, D फॉर डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये समझे, 2 क्रोमियम Cr2O7, ठीक है। एंड B फॉर बेसिक में क्या दिखेगा, क्रोमेट, एक ही क्रोमियम, क्रोमेट डाइक्रोमेट, दिख रहे हैं 2 क्रोमियम 1 क्रोमियम, क्रोमेट डाइक्रोमेट। समझ पा रहे हो ABCD, ठीक है। ऐसे याद रखना, एसिडिक में डाइक्रोमेट, बेसिक में क्रोमेट। कोई दिक्कत, जल्दी लिखो। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की, ये उनके नीचे नाम लिख देना उनके, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, पोटेशियम क्यों, बिकॉज K2Cr2O7 है, सोडियम रहता तो सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ऐसा नाम से मतलब वो K2 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, बढ़े आगे। अब देखो मैं, इसके बाद तुम लोगों को और एक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो याद रखना है, विच इज H2O2, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है क्या बे, नहीं, इट एक्ट्स एज बोथ, लास्ट टाइम लिख के दिया था, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेटस की, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ, ठीक है। H2O2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1, कितना है, -1। देखो भाई, नाउ इट विल ऑक्सीडाइज सम अदर स्पीशीज एंड इट विल अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, -1 से छोटा ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होगा अभी, -2, क्या होगा, -2। तो H2O2 रिड्यूस होके बनाता है H2O, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है। व्हाट इज द N फैक्टर ओवर हियर, कितना आएगा, 2। N फैक्टर ओवर हियर इज, देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 1, कितने ऑक्सीजन ने किए ना, H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो N फैक्टर कितना बनेगा, ये समझ पा रहे हो, पक्का। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले रिड्यूसिंग एजेंट आ रहे, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आ रहे, ठीक है, बड़े आगे। अब देखो,
रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहले अपने को याद रखना है अभी जो ऊपर पढ़ा था H2O2, ठीक है। अब H2O2 ये जब सामने वाले को रिड्यूस करेगा, यहाँ देखो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज भूल गए रहोगे तो एक बार याद दिलाता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या करता है? ओके, तो रिड्यूसेस अदर्स, सामने वाले का रिडक्शन करते करते इसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, एक्चुअली ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ नहीं, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ना बे, ऑयल रेग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। वो चाहिए तो 2 पॉइंट्स भी आगे लिख देना, ठीक है। ये लास्ट टाइम लिखा के दिए थे बट तुम लोग भूल गए हो, इसलिए वापस याद दिला रहा हूँ। अब तो H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। ये -1 में है, बढ़ के कहाँ पे जा सकता है? -1 से 0 जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है? 0। तो H2O2 गेट्स कन्वर्टेड टू O2, -1 से 0, फॉलोड। पक्का? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? 1। तो व्हाट इज द n फैक्टर? 1 कैसे? इंटू 2 करेंगे ना, n फैक्टर पूछा। ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 1, बट n फैक्टर अगर पूछा तो दोनों ऑक्सीजन है ना भाई, मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो n फैक्टर कितना होगा टोटल? 2। समझ में आ रहा है कुछ का? ओके, लिख दो। बी नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी एक्चुअली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी Na2 S2 O3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम थायो सल्फेट, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपो। क्या बोलते हैं इसको? हाइपो। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाला था हाइपो का, तभी हाइड्रोजन था, Na के बदले H2 था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेना बाद में। तो हाइपो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन हाइपो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन हाइपो ढूंढो, चलो जल्दी करो बे। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइपो। +2 आया, ठीक है। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंडिविजुअल भी लास्ट टाइम लिखा के दी है, वो बाद में देख लेना। बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन हाइपो इज +2। ये +2 से ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पे? बढ़ेगा। ये हाइपो रिएक्ट करने के बाद बनाता है Na2S4O6, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर, यहां पे ये +2 है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है बे, H2S4O6, तभी H2S4O6 पढ़ाया था। हाँ 2.5 10/4, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2.5, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? 0.5। एंड व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ Na2S2O3? 1। वेरी नाइस। देखो बे 0.5, 2 से 2.5, 0.5 का चेंज, इनटू कितने सल्फर है? 2 है, तो आंसर कितना आया? 4 नहीं, तो गलती से लिखा था मैंने 4, 1 आया, ठीक है। लिख दो।
नहीं, हाँ ये सबका कलर पेरोक्साइड कलरलेस, ये कलरलेस, सब कलरलेस, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स में कलर वलर कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद सी लास्ट, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड याद है किसी को? ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ये ऐसा दिखता है, COH, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन भी हम लोगों ने बैलेंस की थी, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म्स, देखो भाई H2C2O4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना खुद से। इट फॉर्म्स CO2 आफ्टर ऑक्सीडेशन, CO2 आफ्टर ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो भाई इसका एन फैक्टर तुम लोग बताओगे निकाल के, डायरेक्ट करो, जल्दी जल्दी करो। चलो हो गया, आ गया इसका आंसर, कितना आ रहा है? 2, वेरी नाइस, करेक्ट है। ए इसका आ गया सबको, देखो ओवर हियर दिस इज +3, दिस इज +4, एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 1 into 2, आंसर 2, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद लास्ट 5th पॉइंट, ये 6 के 6 तुम लोगों को याद रखना है, इसमें और बाद में थोड़ी सी एडिशन होगी बाद में, ठीक है। लास्ट 5th पॉइंट, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी किसकी रहती है बे? एलिमेंट्स की। किसकी रहती है? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। जस्ट सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस 3, सल्फर 2, क्लोरीन 1, खत्म। दिस इज द वैलेंसी, और क्या, ठीक है, लिख दो। हाँ बट बाय द वे, अब बहुत सी बार Cl को Cl2 लिखा रहता है, बहुत सी बार क्या, हमेशा Cl Cl2 रहता है ना भाई। सो नाउ व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Cl2? 2, क्योंकि एक क्लोरीन एक बार रिएक्ट करता है, एक बॉन्ड बनाता है, बचपन में सिखाया ना भाई, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, बट 2 क्लोरीन तो 2 बार रिएक्ट करेंगे, तो इसका एन फैक्टर कितना लोगे? 2। वैसे ही ऑक्सीजन दे सकते हैं, बट ऑक्सीजन क्या रहता है? O2, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बचपन में सिखाए पक्का। तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बट 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो O2 की वैलेंसी या फिर एन फैक्टर रहता है 4। ये कैसे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है पक्का? लिख दो। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करने वाले हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे, ठीक है। हेडिंग लिखो फॉर्मूला। अब यहां पे हम लोग मोल या फिर मोलैरिटी, मोलैरिटी का सिंबल रहता है कैपिटल M, एंड यहां पर नॉर्मेलिटी जिसका सिंबल रहता है कैपिटल N। नॉर्मेलिटी हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ फॉर्मूला लिखाया था, ओके। तो ये दोनों पढ़ने वाले, ठीक है। देखो भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? हाँ, गिवन मास अपॉन। अब नॉर्मेलिटी के लिए एक नया कंसेप्ट आता है, नंबर ऑफ, हाँ पहले वो लिख देते हैं भाई, चलेगा ना? फॉर्मूला पहले एक बार पढ़ाया हुआ है ना, तो लिखूंगा तो चलेगा ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी?
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. याद है? पूरा लिखने की जरूरत होगी तो बता देना. अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ये क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ठीक है. अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलार मास. देखो बे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी डिवाइडेड बाय मोलार मास. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देन? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. वेरी नाइस. ये समझ में आ रहा है क्या? मोल्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय मोलार मास, एक मोल का मास. इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, एक इक्विवेलेंट का मास. समझ पा रहे हो दोनों? अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट मास? आज पढ़ाया. वेरी नाइस. मोलार मास अपॉन एन फैक्टर. आज पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कराया था. ये अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? गिवन मास अपॉन मोलार मास अपॉन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर ऊपर चला गया मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन के डिवीजन में था, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एन फैक्टर. फॉलोड. नेक्स्ट, गिवन मास अपॉन मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स n इनटू एन फैक्टर. ये फॉर्मूला कहां से आया समझा? अब ये इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, देखो ये वाली वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नथिंग बट n इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. ये कुछ समझे क्या? पक्का? अब इस चैप्टर में हम लोगों को नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी ये तो काम आएंगे ही, बट सबसे ज्यादा हम लोगों को काम आने वाला है एन फैक्टर नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ठीक है. तो जरा अब ये पूरे को अच्छे से देखो एंड मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूला क्या क्या बन रहा है. व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स? हाँ ओके, सबसे पहला वाला सही बोले. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. बराबर. ओके. गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. सही है ये पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला नहीं, n इंटू एन फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर. तीसरा फॉर्मूला है एक कुछ भी मत ठोको, मतलब ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस कोई आंसर में बोल समझो मत. और कुछ? हाँ वेरी नाइस. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. वही बोला ना तूने? ओके. ऐसे एकदम शॉक हो गया, ऐसे लगा मुझे. इन लीटर, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स. ठीक है. और एक फॉर्मूला बन सकता है. नहीं, और एक फॉर्मूला. ये वो एन फैक्टर है रे, तुमको एन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूला बताना है. और एक फॉर्मूला. ओके. थर्ड फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी?
तो फोर्थ फॉर्मूला बन सकता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, जो कि नॉर्मेलिटी है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ये 4 फॉर्मूला समझे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के 4 फॉर्मूलाज लिख दो भैया पूरा अच्छे से। ये पूरा फॉर्मूला कैसे अच्छे से शीट बना के रखना है। रेडॉक्स रिएक्शन में यही फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग, उसके बाद यही फॉर्मूलाज है जो यूज होंगे। चलो, हाँ बाय द वे एक फॉर्मूला डाइल्यूशन का हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में देखा होगा। डाइल्यूशन का फॉर्मूला रहता है, हाँ वेरी नाइस, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ओके, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। वैसे ही और एक फॉर्मूला रहता है n1v1 इज इक्वल टू n2v2, ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं, ओके। बड़े आगे अभी डन, आगे बढ़े, हो गया। चलो अब देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सम कॉमन टर्म्स, ये याद रखना। देखो भाई जैसे कि सेमी मोलार, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ, ठीक है। मतलब जो भी मोलारिटी है इसको लिखते वक्त ऐसे भी लिखते हैं m/2। सेमी मोलार कैन ऑल्सो बी रिटन एज m/2। अभी m/2 अगर देखोगे तो ये 1/2 इंटू m है। 1/2 इज नथिंग बट हाफ, 0.5। समझ में आ रहा है? तो m/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 m एंड 1/2 इज नथिंग बट 0.5 मोलार। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट और एक टर्म आ सकती है डेसीमोलार। डेसीमोलार, डेसी मतलब 10th पार्ट, ठीक है। डेसी मतलब 10th पार्ट, मतलब m/10। समझ में आ रहा है? m/10 मतलब 1/10 विच इज 0.1 मोलार। वैसे ही आ सकता है पेंटी मोलार, ठीक है, पेंटी मोलार। पेंटी मतलब 1/5, वेरी नाइस, m/5, ठीक है। तो ये बन जाता है m/5 विच इज 0.2 मोलार। ये वर्ड्स तुम लोगों को एग्जाम में अचानक से आ गए तो समझेंगे नहीं, क्लिक नहीं होंगे, इसलिए एक बार बता रहा हूं, ठीक है। डेका, डेका मोलार, डेका, अरे अरे अरे, डेका मतलब 10 बे, डेका मतलब 10, ठीक है। 9, 8, 8 मतलब ऑक्टा, ठीक है। 9 मतलब नौना, ठीक है। है एक्चुअली वर्ड है यार, मतलब ऐसे नंबर्स है, ऐसे क्या है मतलब। अब तो डेका मतलब 10 मोलार, ठीक है, ये वो समझ में आएगा, ओके। तो डेका मोलार विच इज 10 मोलार, ठीक है। बाद में तुम लोगों को लिखना हो तो एक बार आइडिया दे के रख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मिली, मिली मोलार, मिली मतलब 1/1000, मिली मतलब 1/1000, ठीक है। याद रखना बे, मतलब ये सब टर्म्स तुम लोगों को पता। मिली मतलब 10⁻³ लिखते हैं ना बे, 1/1000, ठीक है। मिलीलीटर, मिलीमीटर, व्हाट नॉट, ठीक है, लिख दो। सेंटी क्या, सेंटी मतलब 100th पार्ट। सेंटीमोलार जनरली बोला नहीं जाता तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। चलो भाई,
कैलकुलेट नॉर्मेलिटी नंबर 1 2 मोलार H2SO4 का, जल्दी करो बे। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलार H2SO4। पहले फॉर्मूला डिसाइड करना कौन सा यूज करोगे। अब डेटा क्या दिया है बे? मोलैरिटी दिया है। मोलैरिटी से क्या निकालना है? तो वैसा फॉर्मूला देखो कि भाई नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी वाला फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है? हाँ करेक्ट। हाँ वो तुमको सोचना है। एन फैक्टर निकालने की मेथड सिखाई है। हाँ तो अभी वो सोचो कौन सी मेथड यूज करोगे। नहीं रे बाबा। ओके चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? ओह दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड, नहीं क्या है, ठीक है चलो बैक कंटिन्यू टू ट्राई आउट। क्या कर रहा हूँ मैं? चलो अब देखो भाई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, हाँ करेक्ट है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब मोलरिटी देके रखिए, कितनी मोलरिटी देके रखिए? 2 इनटू एन फैक्टर। H2SO4 क्या है? हाँ नहीं मतलब एन फैक्टर H2SO4 का नहीं, H2SO4 क्या है? क्या एसिड है। एसिड के लिए बेसिसिटी देखते हैं। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस, इसके अंदर कितना H प्लस है? 2 है, तो 2 इंटू 2, इसकी मोलरिटी कितनी आएगी? 4, ठीक है समझे। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या रहता है? N। ये समझ में आ रहा है कुछ? पक्का। नेक्स्ट (63.2 ग्राम्स ऑफ KMnO4। KMnO4 का मोलार मास रहता है 158 ग्राम पर मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। अब KMnO4 में मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। KMnO4 में एसिडिक मीडियम में उसका एन फैक्टर कैसे निकाले? BAN153, ये समझे। तो A एसिडिक जिसमें उसका एन फैक्टर कितना होगा? 5, कितना आएगा? ये समझा क्यों? BAN153 एसिडिक में 5, ठीक है। तो इसका तुम लोगों के पास अभी एन फैक्टर आ गया, कितना आया? 5, समझे कैसे आया। अब दूसरा अपने को क्या निकालना है? इसका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए उन्होंने मास दिया है एंड वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी का कौन सा फॉर्मूला है? नहीं वॉल्यूम और, हाँ ओके मोलरिटी। तो मोलरिटी पहले निकालो। ये देखो पहले तुम लोग मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी निकालने के बाद ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मोलरिटी निकालने आ जाएगा, चलो करो। मोलरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास है। ए नंबर ऑफ मोल्स जब करोगे ना गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो उसका आंसर 2/5 आ रहा है। समझा क्या? 2/5, ठीक है। 63.2 अपॉन 158, 2/5 आता है। नंबर इजी है बट तुम लोगों को क्लिक नहीं हो रहा होगा तो बता दे रहा हूँ।
क्या टू है कैसे? हाँ हाँ बराबर। चलो भाई, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, 9-10 को मिलेंगे। चलो भाई ऑफ कर दो उसे। इसका आंसर आ गया था सबको पक्का? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन फैक्टर। फाइंड एन फैक्टर, ठीक है। चलो देखो, H2S 2S, जल्दी करो। H2S 2S, चलो ये हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे बातें बंद, आपस में बहुत बातें हो रही है, बंद। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 2, एन फैक्टर 2, ठीक है। नेक्स्ट इज HNO3, HNO3 गिविंग अस NH3। फाइंड एन फैक्टर, जल्दी। HNO3 गिविंग अस NH3। डन हो गया? कितना आया? नहीं, 8, वेरी नाइस, करेक्ट है। ये देखो भाई, यहाँ पे ये +5 है और ये -3 है। +5 से -3, 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये सबको समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना भाई सबको? ओके, नेक्स्ट इज PbO giving us PbO2। PbO giving us PbO2, करो। Ra2 Fe2O3 गिविंग अस FeO। देखो भाई, यहाँ पे +2 से +4, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या हो रहा है भाई इधर? कौन ठोक रहा है क्या? चलो लिख भाई। अब Fe2O3 गिविंग अस FeO। आ गया? कितना आया? 2 × 2 करना भूल नहीं रहे हो ना बे? +3 से +2 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बट देयर आर 2 Fe, तो 1 × 2, n फैक्टर 2 आएगा।
फॉलोड। अब थोड़े से डिफिकल्ट, SN C2O4 giving us SNO plus CO2। जरा SNO2 सॉरी, जरा ध्यान दो। देखो भाई C2O4 इसका ओवरऑल चार्ज रहता है -2, H2C2O4 ये ऑक्सलेट है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैनर्स ऑक्सलेट, ऑक्सलिक एसिड ऊपर लिख के दिया था। उसमें के 2 H2 निकाल दिया और SN को टच कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे SN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। ये समझे क्या, ये +2 से यहाँ पे कितना गया, +4 गया। व्हाट इज द एन फैक्टर, 2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +3 था। कितना था, ये अभी धीरे धीरे ये याद हो जाना चाहिए भाई, +3 था। एंड CO2 में कितना है, +4। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 1। तो एन फैक्टर ये 2 कैसे पता है ना भाई, 1 × 2, तो एन फैक्टर ऑफ स्टैनस ऑक्सलेट 4, SN का 2, कार्बन का 2, टोटल। ये क्वेश्चन समझा, पक्का, श्योर हो, ओके। और एक एग्जांपल, अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। CrI3 giving us CrO4 2 minus प्लस IO3 माइनस। चलो भाई ये सॉल्व करो। अब देखो भाई यहाँ पे I-1 रहता है एंड ये +3 रहता है, मतलब +3 हो जाएगा, 3 आयोडीन। अब यहाँ पे CrO4 2 माइनस में ये +6 है एंड IO3 माइनस में ये +5 है। क्रोमियम +3 से +6 गया, एन फैक्टर 3। आयोडीन -1 से +5 गया, एन फैक्टर ये 6 हुआ, 6 है ना भाई, 6 × 3 कितना हुआ, 18। सॉरी क्या क्या क्या, नहीं ऐसे थोड़ी ना, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं ना, हाँ तो -1 ही आएगा। ए ध्यान दो भाई, अच्छा तुम लोगों ने मिस्टेक किया कुछ तो, सॉरी। अब 27 नहीं आ रहा है। अब तो यहाँ पे इसका टोटल एन फैक्टर कितना बन रहा है, 21। ए ध्यान दो भाई, I-1, तो -1 से अगर वो +5 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 6। समझ में आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इनटू 3, टोटल कितना हो गया, 18। फॉलोड, पक्का। एंड यहाँ पे क्रोमियम +3 से +6 क्या, 3, 21। बोलो आयोडीन का, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ना, देखो ना I अपने को पता नहीं है, हम लोग क्या लेंगे, x। ऑक्सीजन -6 इज इक्वल टू -1, तो इज इक्वल टू -1। वो अरे I का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे बेटा, तो I का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इनिशियली -1 था, -1 से +5 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, समझा, ओके। अब ये समझ में आ रहा है क्या, पक्का। एक आयोडीन -1 से +5 गया, ओके। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आना चाहिए। ये देखो भैया अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो मेंस लेवल है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो मतलब डिफिकल्ट रहेगा ही। इसके पहले तक बैलेंसिंग तक का पार्ट जो था वो एकदम बेसिक CET लेवल का था, ठीक है, बैलेंसिंग तक का ही पार्ट CET में है।
इसके बाद अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हो मेंस लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लिखो बे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। Can I start? Okay. In a chemical reaction, equal equivalents of reactants, equal equivalents of reactants reacts to form equal equivalents of products, ठीक है। equal equivalents of reactants reacts to form equal equivalents of products, ठीक है। अब ये हमारे मोल कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना देता है। कैसे, वो जरा देखो, ध्यान देंगे बस समझेंगे। इसके ऊपर मस्त मस्त क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई रिएक्शन अगर लेते थे, फॉर एग्जांपल A moles of A plus B moles of B गिविंग अस C moles of C plus D moles of D, ठीक है। यहां पे इसका मोल रेशो क्या था? तो A is to B is to C is to D बराबर, या फिर A के A मोल्स यूज हो रहे हैं, B के B मोल्स, C के C मोल्स एंड D के, ये ABCD क्या है वो अपने को कभी पता चलेगा क्या? वो पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता था? बैलेंस करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मतलब पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती थी ना भाई, समझ में आ रहा है? अब बट यही चीज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत इजी कर देती है। क्या बोल रही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? हाँ, इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ, मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए कुछ 1 2 3 जो भी है, मतलब एक इक्विवेलेंट अगर ए है तो उसके साथ कितने इक्विवेलेंट बी रिएक्ट करेंगे? एक ही करेगा। ये दोनों एक एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करके कितने इक्विवेलेंट सी बनाएगा? एक ही बनाएगा। एंड दोनों रिएक्ट करके कितने इक्विवेलेंट्स डी बनाएगा? मतलब इसमें बैलेंसिंग नाम की चीज कुछ काम की है क्या? इसमें नंबर ऑफ मोल्स कुछ काम के है क्या? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देखो बे, वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, 1 मोल से 10 मोल मिल रहे हैं, 5 मोल मिल रहे हैं, 20 मोल मिल रहे हैं, 30 मोल मिल रहे हैं, कुछ तो अलग अलग नंबर आते थे ना बे, ठीक है। यहाँ पे वैसा कुछ भी है क्या? यहाँ पे हमेशा अगर एक इक्विवेलेंट है तो उससे कितने इक्विवेलेंट बनेंगे? एक ही बनेगा। अगर 4 है तो कितने बनेंगे? 4 ही बनेगा। ऑल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर सेम। समझ में आ रहा है? क्यों बे? क्योंकि हम लोग वैलेंसी से डिवाइड करते हैं ना बे, तो सबका एक एक ही रिएक्ट होता है। फॉलो कर पा रहे हो कुछ? पक्का थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है? श्योर? ओके। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन ले। हाँ बाय द वे, तो इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या काम आने वाला है? इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करते हो क्या काम आने वाला है? हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज 4 ही है, उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाले, पहले 2 3 4। तो फॉर्मूला देखो भाई, 3 ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फर्स्ट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर। दूसरा हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तीसरा हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। एंड फोर्थ हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। 4 फॉर्मूलाज है, पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक सिंपल सा क्वेश्चन दूँ, ट्राई करोगे? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का, तीनों में से पहले तीन ही ज़्यादा करके यूज़ होता है, वो तुम लोग डेटा देख के डिटरमाइन करोगे। तुम लोग पहले मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ moles of oxalic acid reacted with 3 moles of acidified KMnO4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 3 moles of acidified KMnO4। ओके, पहले 1 2 3 4 कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? या फिर पहले कौन सी दो चीजें रिएक्ट कर रही है? ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, number of equivalence of oxalic acid should be equal to number of equivalence of, ये समझ पा रहे हो? बट अभी इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपने को पता है क्या? नहीं। तो अपने को डिटरमाइन करना है ये कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। डेटा क्या दिया है? ऑक्सैलिक एसिड के लिए क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1 2 3 4 फर्स्ट दिख रहा है। एंड KMnO4 के लिए भी डेटा क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ही दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट। KMnO4 कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर समझ में आ रहा है, एंड ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट में थर्ड वाला चेक करो। वो ये याद रखना ही पड़ेगा, ये वहां पे दिया हुआ नहीं रहता। कितना है? 2। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना था? 2। ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सब भी याद रखना। अगेन CO2 में कन्वर्ट होता है, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो तभी याद रखना है। अभी तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके दिखाऊं? कर लोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, करो, ट्राई करो। चलो, दोनों तरफ तुम लोग फॉर्मूला यूज करोगे, n इंटू एन फैक्टर, n इंटू एन फैक्टर, मतलब वही है, n इंटू एन फैक्टर। ठीक है, क्या भाई तुम लोग ऐसे 2.5 घंटे भी लेक्चर ये नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते? इतनी क्या मौत आ रही है तुम लोगों को? हाँ, कॉलेज की वजह से। हाँ, बहुत थक जाते हो ना सालों वहाँ पे जाके, बस से जा रहे हो, बस से जा नहीं, वैसे सोते हुए लोगों को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता है, ऐसे चलता है। हाँ बच्चे ऐसे, ठीक है। तो हो गया, ये आया आंसर? कितना आया? करेक्ट है, वेरी नाइस। आया? ओके, करेक्ट है। ये अदानी क्या कर रहे हैं भाई? फॉर्मूला लिखना पहले, n इंटू एन फैक्टर। चमाड़ दूंगा ना साले। और दूसरे वाले का कौन लिखा है? मैंने दोनों तरफ लिखा, तू एक तरफ क्यों लिख रहा है? मैंने दोनों तरफ लिखा ना। अब अगर इसे वो दिक्कत होगी, सी फॉर ऑक्सैलिक एसिड दे वांट अस टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, टू नंबर ऑफ मोल्स टू निकालने हैं, तो उसको n ही पकड़ लेते हैं, into n factor of oxalic acid which is 2. Number of moles of KMnO4 given 5. N factor of KMnO4, sorry, number of moles is given 3. N factor of KMnO4 5. तो ये हो गया number of moles of oxalic acid is 15/2 which is 7.5 mole. ये समझे क्या आप? पक्का? नेक्स्ट और एक क्वेश्चन। Find the volume of 0.2 molar K2Cr2O7 required
K2Cr2O7 required. By the way, n factor of K2Cr2O7 6. कितना है? 6. ठीक है. Required to react with to 200 ml of 0.6 मोलार नहीं 0.6 नहीं 0.3 मोलार अपना ये क्या बोलते हैं उसको H2O2. What is the n factor of H2O2? हाँ 2. H2O2 का n फैक्टर कितना है? 2. K2Cr2O7 का ठीक है. चलो करोगे. हाँ अब यहाँ पे कौन सी दो चीजें रिएक्ट कर रही है? बताओ भाई कौन दो चीजें रिएक्ट कर रही है? K2Cr2O7 एंड ओके. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2. K2Cr2O7 और H2O2 दोनों के इक्विवेलेंट्स सेम रहेंगे. ठीक है. कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे K2Cr2O7 के लिए? कौन सा फॉर्मूला? थर्ड वाला m इंटू n इंटू मतलब m मोलारिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम. एंड सेकंड वाले के लिए भी थर्ड वाला मोलारिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम. मोलारिटी दे के रखी है. फॉलो कर पा रहे हो? ये थर्ड फॉर्मूला मतलब समझ में आ रहा है ना? वो अभी जस्ट ऊपर लिखे हुए फॉर्मूलाज वो देखो वो उधर. ठीक है. चलो बे दोनों तरफ फॉर्मूलाज लिखना है एंड फिर बाद में वैल्यूज पुट करो. क्या M1V1 जब डाइल्यूशन हो रहा है मतलब पानी ऐड कर दिया तब. हो रहा है क्या सॉल्व? ए सेकंड बेंच हुआ क्या? तेरा आंसर आया तो कब करेगा? मतलब कुछ तो करना. मतलब सब कुछ अभी फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया. कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला है बे? हाँ क्यों मतलब कर मतलब फिर अप्लाई कर. चल आ रहा है आंसर किसी को? और आर्या है ना? नहीं तेरा क्या नाम है? श्रेया है. अच्छा श्रेया 2 आ रहा है क्या? आ गया आंसर आ गया 0. हाँ लीटर. यस. अच्छा हाँ आया देखो बे. अच्छा पॉइंट उसने किया. यूनिट कन्वर्ट करने की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों नहीं पड़ती? अगर तुम लोग 200 ml यूज़ कर रहे हो तो आंसर अपने आप ml में ही आएगा. यूनिट जो यूज़ करोगे वही उसमें फॉर्म में आंसर देगा. ठीक है. तो उसने यूनिट कन्वर्जन किया था बिकॉज वो वॉल्यूम लीटर में रहता है तो उसको आंसर लीटर में आया. तुम लोगों ने नहीं किया बट फिर भी तुम्हारा आंसर आ गया तो वो 100 ml में आया. समझ में आ रहा है? ओके आ गया ये आंसर पक्का. ओके नेक्स्ट. ये सॉल्व करके दिखाने की पक्का जरूरत नहीं है. अब देखो ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में देखे थे. ए सेकंड बेंच आया क्या तेरा आंसर? किधर से ढापा तूने? किधर से छाप रहा था? अच्छा ओके. अब देखो मैं क्वेश्चन ये ऐसे वाले क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार दिख रहेंगे. ठीक है. क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 molar H2SO4 required to react with 20 grams of NaOH. ये पहली बात H2SO4 NaOH ये रेडॉक्स रिएक्शन दिखाते हैं क्या? नहीं. ये कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं?
एसिड बेस रिएक्शन, H2SO4 एसिड है, NaOH बेस है, तो उनमें एसिडिटी एंड बेसिसिटी देखने की। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मत ढूंढते बैठो भाई, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। H2SO4 का एन फैक्टर 2H+ है, एन फैक्टर 2, NaOH का एन फैक्टर 1 क्योंकि एक ही OH- है, समझ में आ रहा है। H2SO4 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? थर्ड वाला। H2SO4 के लिए मोलैरिटी दे के रखी है, मोलैरिटी के लिए हम लोग m इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम यूज करेंगे। NaOH के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n इंटू एन फैक्टर, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के इनको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये समझ में आ रहा है। NaOH का मोलार मास पता है किसी को? ओके, याद नहीं है, मैं बताता हूं। NaOH का मोलार मास रहता है 40, ठीक है। अब तो इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एंड फिर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से करने जाएंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। हाँ, रिएक्शन लिख के करना पड़ता है। अगर तुम लोगों ने एक्चुअली मेहनत ली रहेगी ना, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता है। इस मेथड से 2 मिनट में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। H2SO4 के लिए तुम लोग फॉर्मूला यूज करोगे मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NaOH के लिए तुम लोग फॉर्मूला यूज करोगे n इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने पड़ेंगे NaOH के गिवन मास अपॉन मोलार मास से, ठीक है। 0.5 कर लो जरा ये, चलो। एंड कितना वॉल्यूम लग रहा है वो बताओ। हाँ, तुम फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे हो? पहले मुझे वो समझाओ ना, मतलब मुझे क्या ही समझेगा ना। अब ऐसे देख के डायरेक्ट तुमको बाद में क्या समझेगा? अभी आंसर तुम्हारे बाद में से गलत जा रहे हैं ना बेटा। हाँ, कितना? 1/4 1/4 1/4 1/4 वही है। आगे क्या आंसर पक्का? हाँ, 0.25। यूनिट कोई नहीं बता रहा है बट लीटर्स। यहाँ पे मोलरिटी के फॉर्मूला जो वॉल्यूम रहता है वो वॉल्यूम लीटर में रहता है बे, भूलना मत, समझे। तो अगर ml में पूछा रहेगा तो 250। अब किसी को अगर आंसर नहीं आया होगा, देखो 1 इंटू एन फैक्टर H2SO4 का 2, इसका वॉल्यूम ढूंढना है हम लोगों को, वो लीटर में आएगा, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 20 बाय गिवन मास अपॉन मोलार मास 40 इंटू एन फैक्टर ऑफ NaOH 1, ये हो गया 1/2। इसको और एक 2 से डिवाइड किया 1/4 लीटर, विच इज 0.25 लीटर। समझ पा रहे हो? पक्का? श्योर हो? ओके, विल स्टॉप हियर टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलो।